स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। छात्रों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी वीडियो सेशन में। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, मैरिटल रेप। अब मैरिटल रेप के बारे में आप सभी ने न्यूज़पेपर्स के अंदर पढ़ा होगा, आपने टीवी डिबेट्स के अंदर सुना होगा। आप सभी जानते हैं कि भारत के क्रिमिनल लॉ के अंदर पहले IPC और BNS के अंदर रेप अपने आप के अंदर एक बहुत ही हीनियस ऑफेंस माना जाता है। जो भी व्यक्ति रेप के एक्ट के अंदर इंडल्ज होता है, ऐसे व्यक्ति को सख्त सजा दी जाती है। और रेप की भी अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ रेप। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट होते हुए अपनी कस्टडी में किसी महिला के ऊपर रेप करता है, या फिर कोई व्यक्ति फिडुसरी रिलेशनशिप का फायदा उठाकर किसी महिला के ऊपर रेप करता है, कोई डिफेंस फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस का व्यक्ति अपने पद का गलत फायदा उठाकर रेप कमिट करता है, तो उनको बोला जाता है एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ रेप। हम सभी जानते हैं रेप एक बहुत ही जघन्य अपराध है और इसके लिए लॉ में बहुत ही कड़ी सजा ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन प्रश्न आता है कि जब रेप घर की चार दीवारी के अंदर होता है, जब रेप ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो आपका अपना है, जब रेप ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर आपको विश्वास है, तो ऐसे रेप को बोला जाता है इंटीमेट पार्टनर सेक्सुअल वायलेंस। लेकिन भारत के अंदर अभी भी मैरिटल रेप को लेकर कोई अपराध नहीं है। दैट मीन्स मैरिटल रेप को अपराध नहीं घोषित किया गया। भारत की IPC और अब BNS के अंदर मैरिटल रेप को रेप कंसीडर नहीं किया जाता। सेक्शन 375 IPC और अब सेक्शन 63 BNS के अंदर स्पष्ट तौर पर एक एक्सेप्शन दी गई है कि अगर हस्बैंड द्वारा उसकी वाइफ के साथ किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है, इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ, और वाइफ की उम्र 18 साल से ऊपर है, इसका मतलब वाइफ अगर मेजर है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता। अभी एक्सेप्शन स्पेसिफिकली बनाई गई है मैरिटल रिलेशनशिप, डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए। अब आज की वीडियो के अंदर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मैरिटल रेप के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं। बिकॉज आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ स्टडीज दिखाऊंगा जिसके अंदर हम बात करेंगे मैरिटल रेप के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की। इसके साथ साथ हम देखने का प्रयास करेंगे कि मैरिटल रेप को कम करने के लिए या मैरिटल रेप को रिड्यूस करने के लिए भारत के लॉ के अंदर क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। अब मैरिटल रेप जरूरी है या नहीं है, हम इस डिबेट में बाद में जाएंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने एक केस बताता हूं और उस केस के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि मैरिटल रेप वुमेन के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। अब आज के केस के अंदर मैं एक फैक्ट सिचुएशन आपको बताऊंगा और उस केस का नाम है शुभम मंगल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2026। अब इस केस को शुरू करने से पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंटीमेट पार्टनर सेक्सुअल वायलेंस का मतलब होता है ऐसी सेक्सुअल वायलेंस जो की जाती है किसी अपने द्वारा। अब हो सकता है कि वो व्यक्ति आपका स्पाउस हो सकता है कि वो व्यक्ति लिव इन पार्टनर हो सकता है वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप डेट कर रहे हो। तो जब सेक्सुअल वायलेंस की जाती है किसी अपने द्वारा, उसको बोलते हैं इंटीमेट पार्टनर सेक्सुअल वायलेंस। अब इंटीमेट पार्टनर सेक्सुअल वायलेंस के डाटा हम सबके सामने है। कुछ स्टडीज की गई और उन स्टडीज के माध्यम से पता लगाया गया कि कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो इंटीमेट पार्टनर सेक्सुअल वायलेंस का विक्टिम बन रही हैं। और स्टडीज के अनुसार, अलग अलग स्टडीज के अनुसार 13 से 68% महिलाओं ने कहा कि शादी के पश्चात भी उनके पार्टनर्स द्वारा उनके ऊपर फोर्सफुल सेक्सुअल वायलेंस प्रैक्टिस की गई। दैट मीन्स अगर महिला सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कंसेंट नहीं भी दे रही है तब भी उनके पार्टनर से उनके संग जोर जबरदस्ती की फॉर इंडल्जिंग इन सेक्सुअल एक्ट्स। उसके साथ साथ कई महिलाओं ने कहा, 12.3% महिलाओं ने कहा कि प्रेगनेंसी के समय में भी, जहां पर एक महिला को मॉरल एज वेल एज फिजिकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, प्रेगनेंसी के समय में भी पुरुषों ने या यूं कहूं हस्बैंड्स ने अपनी वाइफ के संग सेक्सुअल वायलेंस की। तो आप समझ सकते हो कि मैरिटल रेप, इंटीमेट पार्टनर सेक्सुअल वायलेंस अपने आप के अंदर कितना सीरियस ऑफेंस है। अब ध्यान से देखते हैं, एक केस है शुभम मंगल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2026। अब इस केस के अंदर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से लॉ समाज की पेक्यूलियरिटीज को समझने का प्रयास करता है और लॉ न्याय करने का प्रयास करता है, लेकिन कभी कभी लॉ में भी चूक हो जाती है। अब ध्यान से देखिएगा, 2022 के अंदर पार्टीज की शादी होती है। शादी के पश्चात उन दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं।
झगड़े शुरू होते हैं और सिचुएशन इस तरह गंभीर हो जाती है कि एक दूसरे के खिलाफ वो पुलिस कंप्लेंट्स फाइल करते हैं, यहाँ तक कि डाइवोर्स की पिटीशन भी फाइल कर देते हैं फैमिली कोर्ट में। हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर एलिगेशंस लगाए कि वाइफ घरेलू झगड़े करती है, इसके साथ साथ वाइफ ने हस्बैंड को असॉल्ट करने का प्रयास किया या उसके ऊपर फिजिकल अटैक करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ वाइफ हस्बैंड के खिलाफ झूठे केसेस फाइल कर रही है ताकि हस्बैंड प्रेशर में आकर वाइफ की मनचाही डिमांड को, फाइनेंशियल डिमांड्स को पूरा कर सके। वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर एलिगेशंस लगाए कि हस्बैंड ने उनके संग मारपीट की, उनके संग फोर्सफुल सेक्सुअल एक्ट्स करने का प्रयास किया। तो यहां पर दोनों ने, वाइफ और हस्बैंड ने एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशंस लगाए और इसलिए कोर्ट के अंदर चार्जेस फ्रेम हुए। हस्बैंड के ऊपर पुलिस ने अलग अलग प्रकार के चार्जेस लगाए, जैसे सेक्शन 376 टू क्लॉज एन। अब इसके अंदर सेक्शन 376 क्लॉज 2 क्लॉज एन का मतलब होता है रेप बाय अ वुमेन रिपीटेडली ऑन द सेम वुमन। अगर एक व्यक्ति एक महिला के संग मल्टीपल टाइम रेप करता है तो इट कम्स अंडर सेक्शन 376 सबसेक्शन 2 क्लॉज एन। 377 अननेचुरल ऑफेंसेस, इसके साथ साथ 498A क्रुएलिटी, 294 ऑब्सीन एक्ट एट पब्लिक प्लेस। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस में ऑब्सीन एक्ट करता है या फिर अश्लील बातों का प्रयोग करता है तो उसको बोलते हैं सेक्शन 294 के तहत किया गया ऑफेंस। और सेक्शन 323 वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट। अब हस्बैंड के ऊपर ये चार्जेस लगे तो हस्बैंड ने कोर्ट के अंदर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर चार्जेस को क्वैश करने की पिटीशन लगाई। हस्बैंड ने कोर्ट के समक्ष पिटीशन लगाई कि मेरे खिलाफ जो भी चार्जेस एफआईआर में लिखे गए हैं वो अपने आप के अंदर बेबुनियाद है, इसलिए मेरे खिलाफ जो एफआईआर माफ कीजिएगा रिकॉर्ड की गई है उस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए। अब कोर्ट क्या कहती है? देखिए, कोर्ट के सामने दो महत्वपूर्ण और गंभीर ऑफेंसेस थे, सेक्शन 376 सबसेक्शन 2 क्लॉज एन और सेक्शन 377। कोर्ट को देखना था, ठीक है, जब भी कोर्ट के सामने कोई व्यक्ति, हाई कोर्ट के सामने कोई व्यक्ति एफआईआर को क्वैश करने के लिए एप्लीकेशन लगाता है तो कोर्ट देखती है कि क्या फैक्ट्स को देखकर यह समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया। यह फैक्ट्स ये डिस्क्लोज कर रही हैं कि सच में व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया। अगर व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लगी हुई है और उस इन्फॉर्मेशन को देख के साफ स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है कि व्यक्ति ने अपराध किया ही नहीं है या इन फैक्ट से यह समझ नहीं आता कि व्यक्ति ने अपराध किया है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ चार्जेस क्वैश हो जाते हैं, एफआईआर को क्वैश कर दिया जाता है, लीगल प्रोसीडिंग समाप्त हो जाती है। तो कोर्ट के समक्ष सबसे बड़ी समस्या ये थी, कोर्ट देखना चाह रही थी कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के अंदर क्या रेप का सेक्शन इन्वॉल्व किया जा सकता है, इसके साथ साथ अननेचुरल ऑफेंसेस का सेक्शन इन्वॉल्व किया जा सकता है, इसके साथ साथ क्रुएलिटी या फिर सेक्शन 294 इन्वोक किया जा सकता है। अब कोर्ट ने शुरू किया सेक्शन 375 और 376 का एनालिसिस करना। ध्यान से समझना, सेक्शन 375 डिफाइन करता है व्हाट इज द एक्ट ऑफ रेप। व्हाट इज द एक्ट ऑफ रेप 375 बताता है आईपीसी का कि व्हाट इज द एक्ट ऑफ रेप। रेप के अंदर 4 प्रकार के एक्ट्स होते हैं जो एक पुरुष द्वारा एक महिला के संग किए जाते हैं विदाउट हर कंसेंट और विदाउट हर विल और बाय टेकिंग हर विल आउट ऑफ फोर्स और फियर। अगर एक पुरुष एक महिला के संग 4 प्रकार के एक्ट्स करता है तो जनरली पेनिट्रेटिव एक्ट्स होते हैं, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट्स होते हैं, तो ऐसे एक्ट्स को बोला जाता है एक्ट ऑफ रेप। लेकिन सेक्शन 375 के अंदर एक्सेप्शन 2 स्पष्ट तौर पर की गई है, जिसके अंदर कहा जाता है कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के संग किसी प्रकार का सेक्सुअल एक्ट कर रहा है जो जनरली तो रेप की कैटेगरी में आता है, लेकिन चूंकि ये एक्ट किया जा रहा है हस्बैंड द्वारा अपनी वाइफ के साथ, तो यहां पर डोमेस्टिक रिलेशन, विवाह का संबंध इन्वॉल्व हो गया, इसलिए हस्बैंड के खिलाफ रेप के चार्जेस नहीं लगेंगे। दैट मीन्स हस्बैंड को एक मटेरियल एग्जेम्पशन दे दिया गया। अगर हस्बैंड या एक व्यक्ति पुरुष महिला के संग किसी प्रकार का पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट करता है तो वो अपने आप विदाउट हर कंसेंट, तो अपने आप के अंदर रेप है। लेकिन वही एक्ट अगर महिला के अपनी वाइफ के संग किया जाता है तो वो रेप नहीं है। तो कोर्ट कहती है सेक्शन 375 स्पष्ट तौर पर यह एक्सेप्शन देता है कि हस्बैंड के खिलाफ रेप के चार्जेस फाइल नहीं हो सकते इवन दो उसके द्वारा किए गए सेक्सुअल एक्ट विदाउट कंसेंट किए गए हैं। तो इसलिए कोर्ट कहती है कि सेक्शन 376 तो अप्लाई ही नहीं होगा, इसलिए इस केस के अंदर सेक्शन 376 तो हस्बैंड के ऊपर लागू ही नहीं होता, क्योंकि सेक्शन 375 के अंदर स्पष्ट तौर पर कहा गया कि हस्बैंड द्वारा वाइफ का रेप नहीं किया जा सकता। दैट मींस हस्बैंड कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ रेप। और कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के एंड अदर 2025 के केस के अंदर भी कोर्ट ने यही बात बोली थी। अब प्रश्न आता है सेक्शन 377 का, सेक्शन 377। अब सेक्शन 377 बात करता है अननेचुरल ऑफेंसेस की। देखिए, आईपीसी के अंदर एक सेक्शन था, सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंस। अब वो अननेचुरल ऑफेंस
को डिफाइन नहीं किया गया अननेचुरल ऑफेंस क्या होते हैं। ये सेक्शन बनाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा और कहीं ना कहीं ये मिडीवियल मोरालिटी, मिडीवियल मेंटालिटी को दिखाता है। अब ये सेक्शन बताता है कि लॉ मेकर्स, उस समय के कानून बनाने वालों के अनुसार, कई प्रकार के सेक्सुअल एक्ट अपने आप के अंदर अननेचुरल माने जाते थे, क्योंकि विक्टोरियन मोरालिटी ये कहती थी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप का एक ही उद्देश्य होता है, प्रोक्रिएशन ऑफ अ चाइल्ड। कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ किसी प्रकार के सेक्सुअल एक्ट में इंडल्ज हो रहे हैं तो उसका उद्देश्य एक हो सकता है, प्रोक्रिएशन ऑफ अ चाइल्ड, दैट मीन्स बच्चे का बर्थ। इसीलिए ऐसे सेक्सुअल एक्ट जिनका बच्चे के बर्थ से कोई रिलेशन नहीं, संबंध नहीं है, ऐसे सेक्सुअल एक्ट अपने आप के अंदर नेचुरल नहीं हो सकते। ऐसे सेक्सुअल एक्ट अपने आप के अंदर नेचुरल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान जबरदस्ती किसी एनिमल के संग किसी प्रकार का फिजिकल एक्ट करने का प्रयास करता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं और देखे भी गए हैं, तो वो अपने आप के अंदर अननेचुरल ऑफेंस माना जाता है, बिकॉज उसका संबंध प्रोक्रिएशन से नहीं है। उसी तरह अन्य कई प्रकार के एक्ट जो हस्बैंड और, या माफ कीजिएगा, मेल और फीमेल के बीच में हो रहे हैं, जिनका लेकिन संबंध प्रोक्रिएशन, बेबी के बर्थ से नहीं है, तो वो अपने आप के अंदर अननेचुरल एक्ट माने जाते थे। अब प्रश्न यह आता है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के संग जोर जबरदस्ती, विदाउट हर कंसेंट, किसी प्रकार के अननेचुरल एक्ट करता है, सेक्सुअल एक्ट करता है, तो क्या उसके खिलाफ सेक्शन 377 इन्वोक किया जा सकता था? अब ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 377 को पार्शियली नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर दो लोग अपनी कंसेंट, अपनी इच्छा के साथ अगर ऐसे एक्ट भी कर रहे हैं जो अननेचुरल हैं, जिनको कानून अननेचुरल मानता है, तो तब भी इट इज देयर राइट टू डू इट, राइट? अगर वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, कंसेंट से कर रहे हैं, द स्टेट हैज नो बिजनेस टू गेट इन्वॉल्व विद देम, ठीक है ना? विक्टोरियन मोरालिटी 17वीं 18वीं शताब्दी में जरूर मानती थी कि कुछ सेक्सुअल एक्ट अपने आप के अंदर पाप, सिन होते हैं, इसलिए उनको अननेचुरल ऑफेंस करार देकर अपराध बना दिया गया था। लेकिन आज के समय में के अंदर हम मानते हैं कि अगर दो लोग अपनी इच्छा के साथ किसी प्रकार का सेक्सुअल एक्ट कर रहे हैं विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी कोर्जन, तो वो अपने आप के अंदर लॉ के डोमेन से और अपराध की कैटेगरी से बाहर है। लेकिन वही सेक्सुअल एक्ट अगर विदाउट कंसेंट किए जाते हैं तो वो अपने आप के अंदर अननेचुरल ऑफेंस सेक्शन 377 के अंदर माने जाएंगे, आईपीसी के अंदर, राइट? अब प्रश्न ये आता है कि हस्बैंड अगर वाइफ के साथ जबरदस्ती ऐसे एक्ट कर रहा है जिनको लॉ अननेचुरल एक्ट मानती है, तो क्या हस्बैंड के खिलाफ वो चार्जेस लग सकते हैं? क्योंकि हस्बैंड के खिलाफ रेप के चार्जेस तो नहीं लग सकते, ये तो सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 स्पष्ट तौर पर कहती है। अब कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या जजमेंट निकाला? कोर्ट कहती है कि नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि आज के समय में सेक्सुअल एक्ट, या फिर यूं कह सकते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की डेफिनेशन चेंज हो गई है। किसी समय में जिन एक्ट्स को अननेचुरल माना जाता था, आज दे आर इंक्लूडेड विद इन द पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। और दूसरा, अगर हस्बैंड किसी प्रकार के एक्ट अपनी वाइफ के संग कर रहा है विदाउट हर कंसेंट, तो जब वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता तो वो अननेचुरल ऑफेंसेस की कैटेगरी में कहां से आ सकता है? बिकॉज एक्ट तो सेम ही है। रेप की अगर डेफिनेशन देखें तो उसके अंदर हर प्रकार के वो एक्ट डिफाइंड किए गए हैं जो अननेचुरल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, कि जिनको अननेचुरल ऑफेंस माना जाता था, राइट? अब सेक्शन 375 कहता है अगर वो दो कंसेंटिंग लोगों के बीच में, मेल एंड फीमेल के बीच में अगर वही एक्ट किए जाते हैं तो वो अपने आप के अंदर ओके हैं। हस्बैंड और वाइफ के बीच में किए जाते हैं तब भी वो रेप नहीं होते, इवन दो हस्बैंड विदाउट कंसेंट ऑफ वाइफ वो एक्ट कर रहा है। तो जब वही एक्ट हस्बैंड वाइफ के संग कमिट कर रहा है अंडर सेक्शन 375 और उसको कोई सजा नहीं मिल रही, तो 377 के अंदर किस प्रकार से सजा दी जा सकती है? दैट मीन्स अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में अननेचुरल एक्ट्स, जिनको लॉ अननेचुरल एक्ट मांगते हैं, वो हो भी रहे हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ, तब भी कोर्ट कहती है कि हस्बैंड के खिलाफ सेक्शन 377 इन्वोक नहीं किया जा सकता। बट कोर्ट कहती है, अब ध्यान से देखिए, इसीलिए कोर्ट ने अंत में जजमेंट देते हुए कहा कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हस्बैंड के खिलाफ ना तो वाइफ के रेप और ना ही अननेचुरल ऑफेंसेस के चार्जेस को सस्टेन किया जा सकता, इसलिए हम एफआईआर को क्वैश कर रहे हैं। लेकिन अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के संग अननेचुरल एक्ट्स कर रहा है विदाउट हर कंसेंट, तो चाहे वो सेक्शन 377 के अंदर कवर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको क्रुएलिटी के अंदर कवर किया जाएगा, 498A आईपीसी। लीजिए,
अब यहां पर अगेन कोर्ट ने एक फेवर कर दिया इन द फेवर ऑफ वाइफ। कोर्ट कहती है ठीक है, अगर एक एक्सेप्शन कार्व की गई है हस्बैंड के फेवर में शादी के संबंध को देखते हुए कि हस्बैंड के द्वारा किए गए एक्ट अपनी वाइफ के साथ, चाहे वो विदाउट हर कंसेंट भी है, तो अगर वो रेप नहीं है या अननेचुरल ऑफेंस नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वो क्रुएलिटी तो है। क्रुएलिटी किस प्रकार से है? देखिए, लॉ डिफाइन करता है ऐसा कोई भी एक्ट जो हस्बैंड या उसके रिलेटिव द्वारा वाइफ के संग किया जा रहा है और ऐसा एक्ट वाइफ की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए हानिकारक है, या फिर वो ऐसा एक्ट ऐसा इतना गंभीर है कि वो वाइफ को ड्राइव कर देगा सुसाइड कमिट करने के लिए। अब कोर्ट साइड कि अगर अननेचुरल एक्ट वाइफ की कंसेंट के बगैर हस्बैंड द्वारा किए जा रहे हैं तो चाहे सेक्शन 377 के अंदर नहीं भी आते, लेकिन वो वाइफ की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए तो हानिकारक है। तो ठीक है, वो सेक्शन 377 में कवर नहीं भी होते हैं, लेकिन वो क्वालिटी में तो कवर होते हैं। नाउ इन दिस केस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी रीजनिंग दी है। दैट मीन हस्बैंड के खिलाफ सेक्शन 376 या 377 में चार्जेस इन्वोक नहीं किए जा सकते, लेकिन क्रुएलिटी के लॉ के अंदर तो किए जा सकते हैं, और इसके आधार पर डाइवोर्स भी लिया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर या फिर मैरिटल रेप को एक नई दिशा देते हुए एक सॉल्यूशन दिखाया कि अगर हस्बैंड को एक्सेप्शन दी भी गई है तो भी अगर हस्बैंड वाइफ के साथ फोर्सफुल सेक्सुअल एक्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ क्रुएलिटी के चार्जेस सस्टेन किए, माफ कीजिएगा, जा सकते हैं। एंड दिस इज अ वेरी गुड जजमेंट गिवन बाय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, बिकॉज इससे कई बार उन महिलाओं को रिलीफ मिल जाएगा जिनके संग उनके हस्बैंड द्वारा सेक्सुअल वायलेंस कमिट की जा रही है। अब वो सेक्सुअल वायलेंस सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 के कारण अगर वो पनिशेबल नहीं भी है, लेकिन फिर भी इट कैन बी पनिश अंडर क्रुएलिटी। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूं साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ इंटीमेट पार्टनर सेक्सुअल वायलेंस। देखिए, बहुत सारी स्टडीज की गई और उन स्टडीज के माध्यम से पता लगाया गया कि वाइफ के ऊपर जब हस्बैंड द्वारा सेक्सुअल वायलेंस की जाती है, फोर्सफुल सेक्सुअल एक्ट किए जाते हैं, तो उसके गंभीर फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स के अंदर हो सकता है कि महिला डिप्रेशन का शिकार हो जाए, हो सकता है कि बिकॉज नाउ उसके पास कोई रास्ता नहीं है, रिकोर्स नहीं है, वो कानून का सहारा नहीं ले सकती। और देखा गया स्टडीज के अंदर कि इंडिया के अंदर अगर किसी महिला के संग, विवाहित महिला के संग सेक्सुअल वायलेंस कमिट किया जाता है तो जनरली 2 से 4% महिलाएं ही ऐसे वायलेंस को डिस्क्लोज करती हैं। तो दैट मीन्स कि महिलाएं जब ऐसे फोर्सफुल वायलेंस को डिस्क्लोज नहीं करती, किसी से बात नहीं करती, तो सामान्य सी बात है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो सकती हैं। इसके साथ साथ एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल डिप्रेशन, मैंने आपको बताया था कि कई बारी महिलाओं ने स्टडीज के अंदर इस बात का जिक्र किया है कि हस्बैंड द्वारा प्रेगनेंसी के दौरान भी उनके संग सेक्सुअल एक्ट किए गए उनकी कंसेंट के बिना, तो इट कैन ऑल्सो गिव राइज टू पोस्ट नेटल एंड प्री नेटल डिप्रेशन। इसके साथ साथ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब अपने आप के अंदर साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है और सीवियर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। तो स्टडीज अगर ये बताती हैं कि 13 से 68% महिलाएं, अलग अलग स्टडीज अलग अलग फिगर्स बताती हैं, अगर शादी के बाद भी सेक्सुअल वायलेंस का शिकार हैं और उनके ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कानून को इस रियलिटी को समझना होगा, कानून के अंदर बदलाव लाया जा सकता है। अब आज के समय में मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं किया जाता बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ मिसयूज। इसके साथ साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे और मैरिटल रेप को प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैरिटल रेप को प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज अगर 2 लोगों के बीच में फोर्सफुल सेक्सुअल एक्ट होता है और वो हस्बैंड और वाइफ नहीं है, तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एविडेंसेस प्रस्तुत किए जा सकते हैं जहां पर अपराधी के खिलाफ मुकदमे को या ट्रायल को सब्सटेंशियली सफलतापूर्वक चलाया जा सके। लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में बंद कमरे के अंदर अगर फोर्सफुल सेक्सुअल एक्ट भी हो रहे हैं तो उसके एविडेंसेस गैदर करना बड़ा मुश्किल है। नाउ द केस विल ओनली डिपेंड अपॉन द टेस्टिमनी ऑफ द विमेन या टेस्टिमनी ऑफ द वाइफ। तो प्रश्न ये आता है कि हो सकता है कि अब कई बारी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में झगड़ों के कारण अगर वाइफ हस्बैंड के खिलाफ झूठा मैरिटल रेप का केस फाइल कर दे
एक तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाएंगे, वन। दूसरा हस्बैंड की रेपुटेशन प्लस उसकी लिबर्टी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि द पर्सन विल बी अरेस्टेड, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। इसीलिए आज तक लेजिस्लेचर ने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया। तो वी कैन सजेस्ट सर्टेन चेंजेस। पहला, हम एक स्पेशल सेक्शन इंसर्ट कर सकते हैं, बिकॉज बीएनएस के अंदर भी एक स्पेशल सेक्शन इंसर्ट किया गया है, जहां पर अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को झूठ बोलकर, शादी का झांसा देकर सेक्सुअल एक्ट करता है और उस व्यक्ति की कोई इंटेंशन नहीं होती है बाद में विवाह करने की, वो केवल झांसा इसीलिए देता है ताकि महिला अपने कंसेंट दे सके, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ स्पेशल सेक्शन इन्वोक किए जा सकते हैं। उसको ऑफेंस ऑफ रेप नहीं माना जाता, लेकिन उसके अंदर 5 साल तक की सजा है। इन द सेम मैनर हस्बैंड के खिलाफ भी या हस्बैंड के कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसा कोई सेक्शन बनाया जा सकता है, जिसकी सजा रेप जितनी सीवियर ना हो, लेकिन 4 से 5 साल की सजा उसके अंदर मेंशन की जा सकती है। और दूसरा, अगर मिसयूज का प्रश्न है तो वी कैन सजेस्ट दैट हमारे लॉ के अंदर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को लेकर कई अपराध हैं। अगर कोई व्यक्ति जानते पूछते कि दूसरे व्यक्ति ने अपराध नहीं किया, फिर भी उनके खिलाफ चार्जेस कोर्ट के अंदर या फिर कंप्लेंट लगा कोर्ट के अंदर चार्जेस या फिर पुलिस के सामने कंप्लेंट फाइल कर देता है ताकि उस व्यक्ति को हरास किया जा सके, तो इसको बोलते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की अपनी अलग सजा होती है। तो इन दिस केस मैरिटल रेप के लिए मैलिशियस प्रोसिक्यूशन या फॉल्स प्रोसिक्यूशन की सजा को बढ़ाया जा सकता है, ताकि एक डेटरेंस क्रिएट करे। अगर कोई भी महिला झूठे चार्जेस प्रेस करती है हस्बैंड के खिलाफ जस्ट आउट ऑफ देयर डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड, तो फॉल्स प्रोसिक्यूशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस को इन्वोक किया जा सकता है। और तीसरा, मैरिटल रेप के केसेस को अगर इसको ऑफेंस बनाया जाता है, उसको फास्ट ट्रैक किया जाए, एंड the judgment shall come within maybe 1 or 2 year of initiating of trial। जैसे ही ट्रायल शुरू होता है, जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है, 1 से 2 साल के बीच में जजमेंट आ जाए। नाउ these changes can ensure कि अगर सेक्सुअल वायलेंस कमिट की जा रही है हस्बैंड द्वारा वाइफ के खिलाफ, तो उसको पनिश भी किया जा सके। और दूसरा, अगर वाइफ झूठे केस फाइल कर रही है हस्बैंड के खिलाफ फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसिक्यूटिंग हिम इन अ फॉल्स मैनर, तो उसके लिए हम फॉल्स प्रोसिक्यूशन की स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इन्वोक कर सकते हैं। तो इन चेंजेस के माध्यम से वी कैन इंश्योर कि महिलाओं के ऊपर किए गए फोर्सफुल सेक्सुअल वायलेंस को कम किया जा सकता है, क्योंकि मैरिटल रेप अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी एक्सेम्पशन, ब्लैंकेट एक्सेम्पशन दे देता है हस्बैंड्स को टू ट्रीट देयर वाइफ एज कमोडिटीज। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो के अंदर हमने मैरिटल रेप, उसके दुष्प्रभाव, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव को समझने का प्रयास किया एक केस के माध्यम से, और ये देखने का प्रयास किया कि हस्बैंड्स के ऊपर जनरली आज के समय में, आज के कानून के अनुसार रेप और अननेचुरल ऑफेंसेस के सेक्शन इन्वोक नहीं किए जा सकते। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय एक नए टॉपिक, एक नई इशू के साथ। थैंक यू, गुड बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।